देखिए हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट है, उसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। ऐसे वो हाइड्रोकार्बन ही में पढ़ाया गया। टॉपिक डालिए आइसोमेरिज्म। लिख लिया सारे लोग? देखिए मैंने आइसोमर का मतलब आप सारे लोग जानते हैं कि ये एक कंपाउंड है। इसको आप दो डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आप इसको लिख सकते हैं CH3CH2OH, अल्कोहल बन जाएगा, CH3O CH3 ये ईथर बन जाएगा। दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं? अलग अलग है। इसी फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। मतलब ये हुआ कि टू और मोर कंपाउंड having same molecular formula समझा कि नहीं? but differ either in physical और केमिकल प्रॉपर्टीज। अरे बोलिए, सबको समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर। आइसोमर का मतलब होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट डिफर इन द फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोमर के कुछ पार्ट हाइड्रोकार्बन में ही हैं। उसको मैं एक अलग से पढ़ा रहा हूँ। समझिए, आपका हाइड्रोकार्बन स्टार्ट है। अल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ाया गया, अल्केन में कन्फर्मर। ये हाइड्रोकार्बन ही का पार्ट है। तो नेक्स्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन होगा, वो क्या होगा? लिख लिया सारे लोग? हेलो एवरीवन। यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए आइसोमर में हम हाइड्रोकार्बन पार्ट में जो आइसोमर है उसको पहले डिस्कशंस करेंगे। तो देखिए टाइप्स ऑफ आइसोमर। तो आइसोमर में क्या होता है? एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक होता है स्टीरियो। स्टीरियो आइसोमर को हाइड्रोकार्बन में डिस्कशन किया गया है। तो हम आज स्टीरियो आइसोमर ही पढ़ाएंगे जो हाइड्रोकार्बन में है। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। ये आपको फर्स्ट टर्म में आ चुका होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर। ये फर्स्ट टर्म में आया है, तो फर्स्ट टर्म तो बाद में हम देख लेंगे। आज हम सेकंड टर्म वाला स्टार्ट करेंगे। हेलो एवरीवन, क्या मेरी बातें आपको सुनाई दे रही हैं? कुछ तो बोलिए। हाँ, यस सर। तो एनसीईआरटी की खास बात है वो टॉपिक आइसोमर नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा हर चैप्टर शुरू में और थोड़ा टॉपिक हाइड्रोकार्बन में उन्होंने दिया है। इसलिए समझिए आज आपका हाइड्रोकार्बन स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अल्केन वगैरह शुरू करेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्टीरियो आइसोमर में क्या होता है? Compounds having same molecular formula, same structure
but different arrangement of atom or group, but different arrangement, इसमें arrangement of atom और group का फर्क होता है, but different, इसकी वजह से भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, but different arrangement of atom और group बात आई तो उसको हम स्टीरियो आइसोमर कहते हैं. हेलो एवरीवन, कैन यू हेयर मी? समझ में? यस सर. लिख लिया? लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Written. ओके, चलिए अब आइए. तो हम स्ट्रक्चरल, चूंकि फर्स्ट टर्म का टॉपिक है तो टाइम को देखते हुए हम आपको स्टीरियो आइसोमर शुरू करेंगे. किसी को एतराज तो नहीं है ना? हेलो एवरीवन, होना भी नहीं No, चाहिए. हाँ, एतराज होगा भी तो क्या होगा भाई, नो प्रॉब्लम. टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर हम लोग पढ़ेंगे. स्टीरियो आइसोमर में बस ये बात ख्याल रखें, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट सेम स्ट्रक्चर बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम ग्रुप. कैसे, वो आप पूरा डिटेल में भी समझेंगे. ये बेसिकली तीन तरह का होता है. एक पढ़ेंगे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जिसको एनसीईआरटी ने अल्कीन चैप्टर में लिखा है. अब जाके देखें, हाइड्रोकार्बन के अल्कीन में है ये. कन्फॉर्मर आइसोमर आप देखिए, कन्फॉर्मेशन या कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, कन्फॉर्मेशन आइसोमर, इसको एनसीईआरटी ने हाइड्रोकार्बन ही चैप्टर में अल्केन में पढ़ाया है. और कंपटीशन में तो पूरा एक चैप्टर होता है आइसोमेरिज्म. लेकिन और ऑप्टिकल आइसोमर होता है, ये आप 12th में पढ़ेंगे. अगर आप पास हो गए तो ये 12th में आएगा आपको. तो आज के चैप्टर में हम सबसे पहला टॉपिक कन्फॉर्मेशन आइसोमर पढ़ेंगे. सुना सारे लोग? जल्दी लिखिए. तो जिन्होंने अभी मुझे मैसेज किया था कि हाइड्रोकार्बन नेक्स्ट क्लास में होगा, ये हाइड्रोकार्बन ही का पार्ट है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस. तो प्लीज टेंशन ना लें. ओके दिव्यांशु प्रियदर्शी, कुछ आ रहा है समझ में आपको? यस सर, आ रहा है. माशाल्लाह, वेरी गुड. चलिए आगे बढ़े. लिख लिया? तो शामिल
हेलो, लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. टॉपिक डालिए। अच्छा, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर से पहले सुनिए अच्छे से। स्टीरियो आइसोमर का लिखा गया डिफरेंट अरेंजमेंट तो और केमिस्ट, तो इससे पहले कि आपको ये पढ़ाया जाए कन्फॉर्मेशन, उससे पहले आपको ये टॉपिक डालना है। जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर में जो टर्म्स यूज होगा उसको हम पहले पढ़ा देते हैं। स्ट्रक्चरल टॉपिक डालिए, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन of 3D molecule, 3-dimensional molecule on paper। पेपर का मतलब जो हम लोग आप पेपर में लिख रहे हैं या हम जो बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3-dimensional molecule on paper। समझा? इसमें एक लाइन पहले लिखना है कि रिप्रेजेंटेशन सिग्निफिकेंट कब होता है। रिप्रेजेंटेशन इज सिग्निफिकेंट insignificant mainly when hybridization of carbon is sp3। हाइब्रिड sp2 का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp3। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। तो रिप्रेजेंटेशन कब किया जाता है? जब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो? हेलो, sp3। हाँ, वो 3D होता है ना, 3-dimensional टेट्राहेड्रल। चलिए, लिख लिया। रिटर्न। अरे नोमा, आपके स्कूल में एग्जाम कब है? फाइनल। नोमा, नोमा। Yes, sir. कब एग्जाम है? सर मेरा 17 मार्च को है। वाह, बहुत अच्छा। आपका स्कूल ही बहुत अच्छा है। इसमें है ना आप कैम्ब्रिज में? सर डीपीएस। अच्छा, डीपीएस। हाँ, अच्छा स्कूल है, बहुत ही अच्छा स्कूल है भाई। जो मार्च में एग्जाम ले वो अच्छा स्कूल है। जहाँ एग्जाम का पता ही नहीं है वो तो और अच्छा स्कूल है। ओके, गुड। ऑफलाइन ही ना होगा? यस सर, ऑफलाइन है। आप इसलिए मेहनत करके लिखिए, चोरी करने की कोई गुंजाइश नहीं है। समझा? हाँ, कर लीजिए। खर्रा कोई काम ना देगा एग्जाम में। वेज डैश फार्मूला। वेज डैश फार्मूला। देखिए, इसको ऐसे करते हैं। देखिए, कार्बन, वेज और डॉटेड लाइन, ये वैलेंसी 4। अब इसमें मानिंग क्या क्या है गौर से सुनिए। पहला लाइन मेरे साथ साथ लिखिए। ग्रुप, सब लोग लिखिए, ग्रुप ऑन सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन का मतलब ये जो है, ये सॉलिड लाइन जो है, लाई ऑन द प्लेन। जो इस पर, इस लाइन पर जो एटम होगा, सॉलिड लाइन लाई ऑन द प्लेन, जो प्लेन पे लाई कर रहा है। जैसे ये बोर्ड का प्लेन है, ऑन द प्लेन। सॉलिड वाला जो ये दो लाइन है, ये ऑन द प्लेन है। दूसरा पॉइंट, ग्रुप ग्रुप wedge position सर ये जो सेकंड आपने लिखा उसका मतलब क्या हुआ? ग्रुप एट वेज पोजीशन लाई। अभी पूरा लिखा कहाँ है? बिहार के हैं आप? अब रुकिए तो। लाई एबव द प्लेन। ओके,
हेलो यस सर। एबव द नहीं वो प्लेन। आपने छोड़ दिया। हाँ नहीं नहीं अभी लिख रहे थे। ओके ओके तीसरा पॉइंट ग्रुप एट डैश, ये डैश है, अवे फ्रॉम द डैश जो लाइन है, डैश पोजीशन लाई बिलो द प्लेन। लिख लिया? सर आप एक बार वो पोजीशन बता दीजिए। पोजीशन लाई बिलो द नहीं प्लेन। सर मतलब वेज इसमें से कौन सा है ये और। वेज ये है ना, ये डैश नहीं समझ तो ये डैश, ये डैश यस हुआ, सर ठीक है सर। ये बिलो द प्लेन, ये हुआ एबव। जैसे हम मान लीजिए अगर हम है, जैसे हम बोर्ड पर खड़े होकर लिख रहे हैं तो आप स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो वो हुआ एबव यानी ये वेज। डैश वाला हुआ बोर्ड के पीछे, अवे फ्रॉम द स्टूडेंट। टीचर आपके सामने लिख रहा हुआ तो एबव आपकी तरफ, स्टूडेंट की तरफ, और बिलो द प्लेन जिसको कहते हैं ये डैश लाइन, और ये जो है ऑन द प्लेन। मतलब अगर तुमसे कोई पूछे, अभी मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं, पहले लिख लें सारे लोग। हेलो एवरीवन लिख लिया? यस सर। यस सर। जैसे मीथेन है तो मीथेन है, 2 8 हाइड्रोजन को ऐसे रख दीजिए, एक हाइड्रोजन एबव द प्लेन और एक कार्बन बिलो द प्लेन। मतलब इससे ये साबित हुआ, अगर कोई तुमसे पूछे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम लाई इन द प्लेन, बताओ कितने एटम प्लेन में लाई कर रहे हैं, बताओ तुम इसको देखकर। तो 1 2 और ये कार्बन, 3 एटम इसमें से सेम प्लेन में है, बाकी एक एबव है एक बिलो है, आउट ऑफ प्लेन है। समझ में बात आई? हेलो एवरीवन कुछ तो Yes, बोल। sir. हाँ अब जैसे इथेन है, इथेन को कैसे लिखोगे? वेज डैश पर देखो मैं बताता हूँ। CH3 है तो देखो कैसे लिखोगे। कार्बन है, एक बॉन्ड बना लो सिंगल, ठीक है? तो एक बॉन्ड तो हो गया। देखो मैंने कहा था ना डार्क लाइन कहाँ गया? सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन 2 ही होना चाहिए, 2 लाइन बना दो H। बाकी जो अब बचा एक डैश और एक वेज, फिर वही बात, एक डैश एक वेज और एक सॉलिड लाइन। तो बताओ इसमें कितने एटम सेम प्लेन में हैं? 1 2 3 4। अरे बोलो ना हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो याद रखना, कार्बन की वैलेंसी 4, एक सॉलिड लाइन ये हुआ, एक सॉलिड लाइन ये हुआ, तो ये और ये सेम प्लेन में नहीं है। उसी तरह ये और ये सेम प्लेन में, तो सॉरी हाँ ये और सेम प्लेन में नहीं है। तो 1 2 3 4, 4 मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है जो सेम प्लेन में। आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर, ये कहने का मकसद है। आगे बढ़ें। समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं वेज डैश प्रोजेक्शन। सॉलिड लाइन वाला सेम प्लेन हुआ, वेज वाला एबव हुआ, डैश वाला बिलो हुआ। ये हुआ टुवर्ड्स, एबव को तुम ये भी कह सकते हो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और डैश को कह सकते हो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। बताइए आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा इसमें तुम बता दो तो मैं समझ जाऊंगा हाउ मेनी एटम्स इन द सेम प्लेन।
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हाउ मेनी लाई इन द सेम प्लेन। अल्डिहाइड ग्रुप है, बताओ। लिख लिया। हाँ, कितना आया नहीं बता सकते हो ना, हमको मालूम है नहीं बता सकते। पहले बताओ, ये sp3 है और ये sp2 है, तो sp2 वाला तो सेम प्लेन में होता है, तो मतलब ये एक तो आपको हुआ वेज पर, एक हुआ डैश पर, एक हुआ सॉलिड लाइन पर, सी डबल बॉन्ड ओ। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम लाइन द सेम प्लेन 1 2 3 4 5। 5 एटम्स लाइन द सेम प्लेन। sp2 वाला हमेशा सेम प्लेन। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, आप समझ में आया? सेम प्लेन नहीं हो, sp2 प्लेनर होता है, सेम प्लेन। sp2 और sp ऑर्गेनिक में नहीं पढ़े थे, साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर, sp2 और sp सेम प्लेन में होता है। सुना कि नहीं सुना, जल्दी बताओ। यस सर। चलिए, कुछ नहीं बता सकते हो तुम लोग, खाली चुप रहते हो। आगे बढ़े। लिख लिया? अरे प्रियदर्शी, अक्षर सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। ये था वेज डैश प्रोजेक्शन। दूसरा न्यूमैन प्रोजेक्शन। फिर से बताओ, ये रिप्रेजेंटेशन सिग्निफिकेंट कब होता है? जब कार्बन sp3 हो। सुन लो सारे, जितने भी रिप्रेजेंटेशन अभी पढ़ रहे हो। न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शंस में क्या होता है, इधर सुनो, लिखना मत अभी। एक होता है फ्रंट कार्बन। फ्रंट कार्बन को हम इस डॉट लाइन से दिखाते हैं, और जो बॉन्ड होगा हम उसको इस तरह लाइन, जो बॉन्ड होगा उसको हम इस तरह से दिखाएंगे। मैं एग्जांपल देखिए समझाऊंगा। और एक होता है बैक कार्बन, दूर वाला। तो बैक कार्बन को हम सर्कल से दिखाते हैं, और जो एटम्स उस कार्बन के साथ लगे होते हैं उसको सरकमफ्रेंस पर इस तरह दिखाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, गौर से सुनिए, इथेन है, सारे लोग ध्यान दीजिए, लिखिएगा नहीं। इथेन है आपके पास CH3CH3। तो आपके ऊपर है, आप किसी एक को फ्रंट कार्बन मानिए, किसी एक को बैक कार्बन मानिए। बस सर्कल ड्रॉ कीजिए, ध्यान दीजिए। ये डॉट, इसका जो सेंटर होगा ये फ्रंट कार्बन हो, जो मैंने यहाँ किया। उस पर जो एटम लगे हुए हैं उसको 3 लाइन से H H H। अब आइए दूसरा बैक कार्बन। तो बैक कार्बन यही सर्कल है। अरे बोलो हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. अब इस पर जो एटम लगे हुए हैं उसको इस तरह लगा दो। तुम्हारे ऊपर है, तुम दूर भी लगा सकते हो, नजदीक भी लगा सकते हो। तुम इसको ऐसे भी बना सकते हो, देखो दोबारा।
एक कार्बन सर्कल हुआ, एक कार्बन उसका सेंटर हुआ। तो फ्रंट कार्बन जो हुआ उस पर जो एटम लगे हुए H है, बैक कार्बन तो सर्किल हो गया, उस पर जो एटम्स लगे हुए उसको दूर भी लगा सकते हो, ये भी हुआ। तो देखो ये दो डिफरेंट फॉर्म हो, देखो यहाँ रिपल्शन कम होगा क्योंकि एटम्स दूर हैं तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ दो एटम्स करीब हैं तो रिपल्शन कम हो, इसी को तो आइसोमर कहते हैं कि कोई एक भी प्रॉपर्टीज चेंज हो, एक भी प्रॉपर्टीज में डिफर हो। इथेन के दो डिफरेंट फॉर्म देख लो रिप्रेजेंटेशन, इसकी स्टडी, इसी को कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। इस पर ज्यादा प्रैक्टिस होगी जो अभी हम कन्फर्मर आइसोमर पढ़ेंगे, तो उसमें अभी तो मैं सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा न्यूमैन प्रोजेक्शन अभी आएगा दोबारा। बस पहले ये बात समझाई जा रही है कि न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम दो कार्बन लेते हैं, फ्रंट कार्बन, चाहे 5 कार्बन भी क्यों ना हो, हम 2 कार्बन को लेकर चलेंगे, बाकी ग्रुप जो होगा उसको इस तरह लगाएंगे। प्रैक्टिस अभी होगी कन्फर्मर आइसोमर। बताओ सबको समझ में आया न्यूमैन प्रोजेक्शन? हेलो एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. यस यस सर, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे आदमी हैं आप लोग। लिख लिया? हेलो एवरीवन। Sir, written. रिटर्न। अब आइए तीसरा रिप्रेजेंटेशन है, ये भी आप कन्फर्मर आइसो में पढ़ेंगे, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, ये भी 3D है, इसमें मेरे साथ साथ लिखें, इन दिस रिप्रेजेंटेशन यानी in this projection represent the group with the help of, देखो with the help of y, सीधा y या उल्टा y, इस तरह दिखाते हैं, और कैसे भी मैं बताता हूँ। ये हुआ सॉहॉर्स प्रोजेक्शन, सीधा y उल्टा y, सीधा y उल्टा y करके दिखाते हैं। और ना लिख के एंड लिखिए, लिख लिया पहले? अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लिख लिया? हेलो Yes, sir. जैसे इथेन है, फिर वही बात, एक को आप बैक कार्बन मानिए, एक को फ्रंट कार्बन मानिए। देखिए इधर एक लाइन से, ये एक लाइन बताइए
एक फ्रंट का, आप इधर से देख रहे हैं तो इसको फ्रंट कार्बन मानिए, तो इस वाले को बैक कार्बन। अगर इधर आप इधर से देख रहे हैं तो ये फ्रंट, तो ये बैक। और आप सुनिए, एक हो गया सीधा वाई, सीधा वाई, जो ग्रुप लगेगा उसको लगा देंगे, ये कार्बन होता है। बतवा बराबर है या तो उल्टा वाई, एक ही चीज है, ये दोनों एक ही रिप्रेजेंटेशन है। एक फॉर्म ये हुआ। दूसरा फॉर्म आप कर सकते हैं, दूसरा फॉर्म ये है, इसमें एक सीधा वाई तो एक उल्टा वाई। ये दो फॉर्म हुआ, या ये और ये दो फॉर्म, ये दोनों एक ही बातें। सुना कि नहीं सुना? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। इसको आप वेज डैश पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए इधर इसको आप ये बना लीजिए, एक एक एक। इधर सुनिए सारे लोग, ये जो है ये आपका हुआ डार्क लाइन हो गया, समझा कि नहीं? मतलब ये इस पर कोई ग्रुप एटम जो लगा हुआ उसको यहाँ लिख देंगे, ऐसे ऐसे बना सकते हैं। यस, दिस इज स्टाइल। यहाँ पर वही कर सकते हैं डैश ये। भाई चल रख। हाँ, क्या हुआ प्रियदर्शी, कुछ बोल रहे हैं आप मुझे? नहीं सर, वो मेरा थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम था। हाँ, कनेक्शन प्रॉब्लम था। ओके, चलिए। ये 100 हॉर्स प्रोजेक्शन समझ में आया सबको? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. सर एक बार बता दो, मैं सुन नहीं पाया था, मतलब वही कनेक्शन प्रॉब्लम था ना। दो सीधा वाई, एक सीधा और एक उल्टा वाई, बस यही है। दो सीधा वाई, एक उल्टा वाई, एक सीधा और एक उल्टा वाई, दो फॉर्म हो गए। ओके, तो इसमें क्या करते तो हैं, सर इसमें ये सर्कल वाला क्यों नहीं बना? न्यूमैन प्रोजेक्शन है, ये 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, इसमें लाइन पर होता है। तुम अच्छा, पढ़ते नहीं मतलब हो? मेरा ये छूटा इसका। अच्छा सॉरी सर, एक मिनट में स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। लिख लिया? यस सर, ले लिया स्क्रीनशॉट मैंने। Oh my God. सर ये जो हमारे जो डायग्राम है, हम अपने मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं ना? क्या? मतलब सीधा और उल्टा का कैसे करना, वो एक बार बता दीजिए। ये दो डिफरेंट फॉर्म है। एक फॉर्म ये हुआ, एक फॉर्म दो सीधा, दो एक सीधा एक उल्टा, ये दो अलग अलग फॉर्म है भाई। यहाँ रिपल्शन ज्यादा है, यहाँ रिपल्शन कम है। यहाँ देखिए ये दो अपोजिट साइड में है, ये दो अलग अलग फॉर्म हुआ, समझा? यस सर, यस सर। अभी जैसे इथेन लिखना है तो हाइड्रोजन 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 रख सकते हैं। चलिए, एक लास्ट इसमें है फिशर प्रोजेक्शन।
ये रिप्रेजेंटेशन है, ऑर्गेनिक में किया जाता है। पहला पॉइंट, इट इज 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ, जैसे फिल्म में देखते हैं ना 3D व्यूज दिखाता है, उसी तरह ये 2D रिप्रेजेंटेशन है ऑफ 3D मॉलिक्यूल का। 3 डायमेंशनल को हम क्या करते हैं, 2D पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड vertical line are used in this projection. इस तरह यहाँ देखिए, ये बस 2D हो गया। एक ये जो है ये कार्बन होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। Yes, sir. हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या मतलब होता है, मैं लिख देता हूँ। लिख लिया? Yes, sir. चलिए, तो हम जो आइसोमर पढ़ रहे हैं, कन्फर्मेशन, कन्फर्मर या रूटेमर्स। पहले टॉपिक डालिए जो आपको अल्केन में है। लिख लिया? नहीं लिखा? देखिए, केमिकल बॉन्ड में आपने पढ़ा था फ्री रोटेशन कहाँ होता है,
तो C सिंगल बॉन्ड C। सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है, फ्री रोटेशन होता है। एक होता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है C डबल बॉन्ड C। तो फ्री रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये आपके पास है। तो फ्री रोटेशन क्यों कहा गया, गौर से सुने। तो फ्री रोटेशन की वजह से जो आइसोमर होता है उसको कन्फर्मेशन कहते हैं, इसलिए नाम पड़ा रोटेमर्स। उसमें बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट बनते हैं। कैसे बनते हैं सब सिखाया जाएगा। एक लाइन में कोई पूछे कन्फर्मर क्या होता है, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम which can be converted into one another by rotation around single CC bond। तो C सिंगल बॉन्ड C को रोटेट करके हम बहुत सारे स्पेशल अरेंजमेंट बना सकते हैं। फ्री रोटेशन क्यों कहा गया कि आराम से होगा, रूम टेम्परेचर पर आराम से एटम रोटेट होगा। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इसलिए होता है इसको कि पैरेलल ओवरलैपिंग होता है। अगर आप रोटेट करेंगे तो ये वीक बॉन्ड होता है, ब्रेक कर जाएगा बॉन्ड। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन। तो कन्फर्मर जो होता है, रोटेशन की वजह से जो स्पेशल अरेंजमेंट बनते हैं उसी को कन्फर्मर कहते हैं। बताइए आया समझ में? हेलो Yes, एवरीवन। sir. The spatial arrangement of atom which can be ला रहे हैं जनाब। by rotation around CC single bond is called conformer, is called conformer। तो ये सबको समझ में आया? डेफिनेशन जल्दी बताएं। Yes, sir. Sir, next slide पिक्चर लिख वाला तो लीजिए। लिख लिया था।
written. हाँ, सब लोगों ने लिख लिया। Yes, sir. Yes, sir. कन्फर्मर होता है रोटेशन की वजह से जो आइसोमर पॉसिबल हो, सिंपल एक लाइन में, सिंपल लैंग्वेज। रोटेशन की वजह से जो आइसोमर होता है उसको हम कन्फर्मर कहते हैं। अब आइए मेरे साथ साथ एक लाइन छोड़ के स्टार पॉइंट डालिए। ड्यू टू रोटेशन बहुत सारे फॉर्म आते हैं, इनफाइनाइट फॉर्म पॉसिबल होते हैं, इनफाइनाइट फॉर्म्स आर ऑब्टेन्ड। मेरे साथ साथ लिखते रहिए, इनफाइनाइट फॉर्म्स आर ऑब्टेन्ड but only two extreme forms are analyzed. Two extreme forms are analyzed. अब जो दो फॉर्म होते हैं, पहला एक फॉर्म होता है एक्लिप्स्ड फॉर्म। एक्लिप्स फॉर्म का मतलब होता है कि इन दिस फॉर्म, पहले लिखते रहिए, सब एग्जांपल दिया जाएगा। इन दिस फॉर्म groups attached to carbon are as close together, बहुत ही क्लोज्ड होते हैं, इसलिए इसमें रिपल्शन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम हो। क्लोज टुगेदर एज पॉसिबल, क्लोज टुगेदर एज पॉसिबल। लिख लिया? हेलो एवरीवन। एक्लिप्स में जो एटम और ग्रुप जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से रिपल्सिव इंटरेक्शन इंक्रीज हो जाता है। रिपल्सिव इंटरेक्शन इंक्रीजेस, तो ड्यू टू व्हिच स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। एक्लिप्स फॉर्म जो बनता है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। लिख लिया यहाँ तक? No, sir. एक मिनट. अफसलान, आपकी डेट शीट आई फाइनल एग्जाम की? Yes, sir. 28, sir. 28 से शुरू है। जी. केमिस्ट्री का कब है? फाइव। लिख लिया? जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, लिख लिया? Sir, 4th sir. को है. अच्छा, Yes, sir. लिख लिया। दूसरा फॉर्म है स्टैगर्ड फॉर्म। In this form, groups attached to carbon are
फार अपार्ट मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं, फार अपार्ट एज पॉसिबल मतलब दो एटम मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं, तो इसीलिए रिपल्सिव इंटरेक्शन decreases, stability increases. लिख लिया? Yes, sir, written. अब देखिए इन दो के अलावा कोई दूसरा फॉर्म अगर है तो उन सारे फॉर्म को हम कहते हैं एसक्यू फॉर्म। दो एक्सट्रीम फॉर्म के अलावा मतलब इसका ये हुआ एनी अदर इंटरमीडिएट, एनी अदर इंटरमीडिएट conformer between eclipsed and staggered are called skew form. Eclipsed and staggered form are called skew form. Be clear? Yes, sir. अब आइए इस तीनों में पहला क्वेश्चन ही अब पूरा एग्जांपल के साथ अब मैं समझाने जा रहा हूं। पहले तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबल स्टैगर्ड फॉर्म, उसके बाद स्क्यू फॉर्म, उसके बाद बताइए एक्लिप्स्ड फॉर्म। Eclipse form. अब आइए ये सबका एग्जांपल कैसे समझेंगे एक्लिप्स्ड है वो है। बस यही थ्योरी है कन्फर्मर में, इसलिए हर दिन पढ़ लीजिए। written. अब चलिए एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल है इथेन। सारे लोग देखिए इथेन में कैसे बनाते हैं, CH3 और कन्फर्मर आइसोमर को हम एक्लिप्स्ड फॉर्म सॉहॉर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन में ड्रॉ करते हैं। तो देखो फ्रंट कार्बन
अभी बनाया था मैंने, देखो अच्छे से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ये बैक कार्बन हुआ तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसको कहेंगे एक्लिप्स्ड फॉर्म। टू एटम ऑफ ग्रुप अटैच्ड टू टू कार्बन आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब क्या होगा, रोटेट कराइए, तो रोटेट तो 1 डिग्री 2 डिग्री सब पे हो सकता है, तो 1 डिग्री उतना तो दिखाना नहीं है, तो हम थोड़ा ज्यादा एंगल पर रोटेट कराएंगे, इसलिए कहा गया इनफाइनाइट फॉर्म पॉसिबल होगा। तो फ्रंट कार्बन तो फिक्स्ड होगा, जो बैक कार्बन पे एटम है वो रोटेट करके ये हम 60 डिग्री मान लेते हैं, तो ये हुआ स्टैगर्ड फॉर्म। अब बताओ दिखा कि नहीं, रिपल्शन इसमें कम है, स्टैगर्ड फॉर्म। बोलिए हेलो Yes, sir. एवरीवन। और अभी Yes, sir. तीन डिफिनेशन और होगी, इसको कहते हैं, देखो ये कार्बन और ये जो कार्बन, ये दो अलग अलग प्लेन का कार्बन है, और इस दोनों के बीच के एंगल को हम कहते हैं डाइहेड्रल। एक तो पढ़ा आपने बॉन्ड एंगल, दो बॉन्ड के बीच की एंगल, लेकिन ये दो बॉन्ड के बीच के एंगल नहीं है, ये दो प्लेन के बीच के एंगल है, क्योंकि ये एटम एक अलग प्लेन का है कार्बन का, ये वाला एटम अलग है, इसको कहते हैं और केमिस्ट्री में डाइहेड्रल एंगल। जैसे तो जैसे यहाँ पर डाइहेड्रल एंगल जो है वो बाद में अभी डिफिनेशन सब लिखाई जाएंगी, डाइहेड्रल एंगल वो भी मैं सब लिखाऊंगा। तो यहाँ थीटा जो है 0 डिग्री है, ये थीटा बॉन्ड एंगल नहीं है, बॉन्ड एंगल ये हुई दो प्लेन के बीच के एंगल, तो यहाँ जो डाइहेड्रल एंगल है वो 60 डिग्री है। तो यही सब हुआ जबकि इसमें बहुत सारे हैं, 60 ही क्यों लिया, अरे भाई 1 डिग्री भी ले सकते हैं, तो उतना स्ट्रक्चर को ड्रॉ नहीं किया जाएगा, उस सारे फॉर्म को 0 से 60 के बीच में जितने फॉर्म बनेंगे वो सब एस्क्यू फॉर्म कहलाएंगे। हेलो एवरीवन, समझ में बात आई? हेलो, यस Yes, सर। sir. Yes, sir. यस सर। लिखिए जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ लिख लिया। Yes. Yes, sir. एग्जाम्पल 2, प्रोपेन। एक को मान लीजिए फ्रंट कार्बन, एक को मान लीजिए बैक कार्बन, आपके ऊपर है, इधर फ्रंट तो इधर बैक। कोई कहेगा हम इसको किसी को भी मान सकते हैं, इसमें मानना है बस। अब देखो सारे लोग, ये एक कार्बन है, इस पर जो एटम है उसको लगाइए, तो इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन होंगे। अब ये कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और एक मिथाइल है, तो मिथाइल लगा दिया। आया समझ में? हेलो। फिर रोटेट कराया तो फ्रंट कार्बन तो फिक्स रहेगा, दूर वाला एंगल रोटेट करेगा, तो यहाँ H, यहाँ CH3, तो देखिए ये स्टैगर्ड फॉर्म हो गया। आ रहा है समझ में? हेलो। Yes, sir. यस सर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? कुछ तो पूछिए।
हेलो, कैन यू हियर मी? कोई प्रॉब्लम इसमें है? No, sir. No, sir. अब आइए एग्जाम्पल थर्ड, नॉर्मल ब्यूटेन। इधर देखिए सारे लोग, नॉर्मल ब्यूटेन है। आपके ऊपर है, आप इसको फ्रंट इसको बैक करके मान सकते हैं। तो मैं एक ऐसा फॉर्म ले रहा हूं जो सिमेट्रिकल हो। तो देखो एकदम सिमेट्रिकल क्या है, ये इस तरह वाले इसके रेस्पेक्ट में, मतलब ये फ्रंट और ये बैक है। हमने कहा ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इस फ्रंट इसको फ्रंट तो इसको बैक। इसके फॉर्म में भी तुम रोटेशन निकाल सकते हो, लेकिन हमने एकदम सिमेट्रिकल किया। दो कार्बन इधर, दो कार्बन इधर, हम इस दो के बीच में रोटेशन निकाल रहे हैं। बोलिए हाँ या ना, सबको समझ में आया? 1 2 3 Yes, 4, sir. यानी हम 2 और 3 के बीच में निकाल रहे हैं। अब 1 2 के लिए बीच में लेकर आन सकते हैं। तो देखिए सारे लोग, तो देखिए ये कार्बन हुआ आपका, इस कार्बन पर, फ्रंट कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है। तो ये मिथाइल, ये 2 हाइड्रोजन। बैक कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन, एक मिथाइल। तो यहाँ पर अब देखो, मिथाइल ग्रुप को केमिस्ट्री में बल्कियल ग्रुप कहा जाता है। जब बल्कियल मिथाइल ग्रुप आ जाए तो एंगल आप बल्कियल ग्रुप के रेस्पेक्ट में लेंगे। यहाँ पर कोई बल्कियल ग्रुप नहीं है, जैसे यहाँ पर है, तो आप हाइड्रोजन बल्कियल ग्रुप आ गया तो H और CH3 के बीच की डायहेड्रल एंगल कंसीडर की जाएगी। अब यहाँ पर तो यहाँ पर थीटा 0 डिग्री है। फिर रोटेट कराया तो यहाँ देखिए मिथाइल ये वाला फिक्स्ड, ये H। अब ये मिथाइल यहाँ आ गया। तो अब हम मिथाइल के बीच की ही एंगल कंसीडर करेंगे। जो अब बड़ा ग्रुप आ गया तो बड़े ग्रुप में थीटा 60 डिग्री। फिर रोटेट कराया, मैंने कहा बहुत सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे। CH3H। अब यहाँ मिथाइल आ गया, रोटेट करने के बाद यहाँ H आ गया, यहाँ H आ गया। तो यहाँ थीटा 120। किसके बीच में? मिथाइल। ये नहीं कहना सर ये H और मिथाइल। अब बल्कियल ग्रुप आ गया तो बल्कियल ग्रुप के रेस्पेक्ट में एंगल लेंगे। फिर रोटेट कराया, CH3H। H और CH3 में तो 60 है, लेकिन अब ये CH3 60 में 180 डिग्री हो गया। बताइए आया समझ में? हेलो एवरीवन, हेलो। Yes, sir. फिर आप कराएंगे तो 240, तो 240 वाला इन्हीं चारों में से किसी एक के बराबर होगा। फिर कराओगे 300 तो 300 वाला भी इसी चारों में से कोई एक के बराबर आएगा। अब 360 वाला होगा तो पूरी तरह ये आ जाएगा 0 के बराबर। बोलो आया समझ में? हेलो एवरीवन। तो हम चार Yes, ही, sir. हाँ हम 4 बना रहे हैं। इसके बाद जो 3 फॉर्म होगा वही इन चारों फॉर्म में से किसी के बराबर होगा। तो अब ये इसको देखिए, गौर से सुनिए अच्छे से। इसको कहेंगे फुल्ली एक्लिप्स्ड। भाई क्लोज है, लेकिन बल्कियल ग्रुप बहुत ही क्लोज है, रिपल्शन बहुत तगड़ा होगा, इसलिए नाम पड़ा फुल्ली एक्लिप्स्ड। इसको कहेंगे पार्शियली स्टैगर्ड। दूर है लेकिन पार्शियली है। इसको कहेंगे पार्शियली एक्लिप्स्ड, क्योंकि मिथाइल थोड़ा दूर है। पार्शियली एक्लिप्स्ड।
और इसको कहेंगे फुल्ली स्टैगर्ड, एकदम बहुत दूर हो गया, फुल्ली स्टैगर्ड। अरे बोलिए ना, हेलो, समझ में आ रहा है? और देखिए पार्शली स्टैगर्ड को दूसरा फॉर्म कहते हैं गॉच फॉर्म, गॉच फॉर्म। और फुल्ली स्टैगर्ड को कहते हैं एंटी फॉर्म, 180 डिग्री एंटी फॉर्म। अगर आपको कोई कहे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताएं, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा है एंटी फॉर्म, यानी 180 डिग्री वाला, तो डी, फिर है बी, फिर है सी, फिर है ए। फुल्ली स्टैगर्ड, पार्शली स्टैगर्ड, पार्शली एक्लिप्स्ड, फुल्ली एक्लिप्स्ड। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलिए बनाइए। इसी को कहते हैं कन्फर्मर, रूटेमर। द स्पेशल अरेंजमेंट पॉसिबल ड्यू टू रोटेशंस अराउंड सिंगल CC बॉन्ड। नहीं लिखा? लिख लिया सर। Sir, लिख लिया. बोला करे ना भाई, टीचर पूछता तभी बोलते हैं। ये लिखें। सिलेबस स्लो होने की पहली वजह ये भी है, तुम लोग कुछ बोलते भी नहीं रहते हो, खाली चुपचाप बैठे रहते हो। ऑनलाइन में आदमी लिखते ही बोलता है, लिख लिया, सब चुपचाप बैठे रहते हैं। Written. Written. अब देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि जैसे अगर आपको कहा गया है कि ये CS2 है, CS2 है, और ये Cl है, ये Cl है, इसका ऐसे बहुत सारे पॉसिबल है, लेकिन ये डिस्कशन से क्या साबित हुआ कि गॉच और एंटी फॉर्म दोनों ज्यादा स्टेबल है बनिस्बत के अदर दो फॉर्म के, तो हम इसमें गॉच और एंटी फॉर्म बनाते हैं। तो गॉच और एंटी फॉर्म में ये याद रखिए कि दो ग्रुप्स जो 60 डिग्री पर होते हैं, जैसे ये कार्बन है, उस पे क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन, एक फ्रंट, गॉच फॉर्म बना लीजिए डायरेक्टली, क्योंकि यही दो फॉर्म स्टेबल है, और एक एंटी फॉर्म। एंटी फॉर्म का मतलब
कि भाई ये Cl है, ये H है, ये H है, तो Cl को आप यहाँ रख दीजिए। बोलिए आया समझ में? हेलो हेलो, यस सर। तो बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है, गॉस फॉर्म की एंटी फॉर्म? जल्दी बताएं। ए या बी? एंटी फॉर्म, जो एंटी फॉर्म। वेरी गुड। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, बाकी फॉर्म भी बहुत सारे होंगे, मैं उसको इसलिए नहीं बनाया कि वो सब लेस स्टेबल हैं। अब गॉच और एंटी फॉर्म है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बी ग्रेटर देन है। लेकिन सुनिए अच्छे से, जो मैं ये बताना चाह रहा था, मकसद ये था कि अगर यहीं पर इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथेन 1,2 डाइऑल दे दे, गौर से सुन, आप इसका गॉच फॉर्म बनाइए। ठीक है भाई, गॉच फॉर्म बनाते हैं। यहाँ OH है, यहाँ H है, फिर यहाँ OH और यहाँ H, और ये एंटी फॉर्म है, OH H और H। अब यहाँ पर जो होगा गॉच फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। रीजन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। यहाँ देखिए क्यों, गौर से सुनिए, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। देखिए ये नेगेटिव और हाइड्रोजन को भी आइए, इसकी वजह से क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो जितना नजदीक होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए याद रखिए एंटी और गॉच फॉर्म में कोई पूछे कौन स्टेबल है, गॉच फॉर्म भी स्टेबल हो सकता है अगर आपको दोनों के, जैसे यहाँ पर रिपल्शन है, ये सिमिलर है, रिपल्शन है, और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको कहते हैं इंट्रा, विथ इन द सेम मॉलिक्यूल, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाए तो गॉच मोर स्टेबल होगा एंटी से। और जहां रिपल्शन की बात हो, रिपल्शन हो जाए, रिपल्शन अगर हो, FOR हो, तो रिपल्शन कम होने के लिए एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन, हेलो, यस। अब आइए 3 टर्मिनोलॉजी की मीनिंग पढ़ेंगे। सर प्रीवियस स्लाइड से लिखना है। ओके, रिटन। रिटर्न, रिटर्न, गुड।
Sir, written. रिटर्न, बहुत अच्छे आदमी, रिटर्न हो गया। अब आइए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। No, sir. No, sir. नो सर। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन वही रिपल्शन इन द मॉलिक्यूल। देखिए जब कन्फॉर्मर बनाएंगे तो स्ट्रेन वगैरह की क्या होते हैं, पहला लिखेंगे टॉर्शनल स्ट्रेन। ये सब स्टेबिलिटी को मेजर करता है। लिख लिया सारे लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. देखिए टॉर्शनल स्ट्रेन जो होता है ना, ये टॉर्शनल स्ट्रेन अभी हम पढ़ेंगे, एक वंडरवाल स्ट्रेन पढ़ेंगे। तो ये सब स्टेबिलिटी को मेजर करता है। जितना टॉर्शनल स्ट्रेन बढ़ेगा, समझा कि नहीं, स्टेबिलिटी कम होगी। तो टॉर्शनल स्ट्रेन का मतलब ये होता है, मेरे साथ साथ लिखिए, द रिपल्सिव इंट्रैक्शन between electron cloud of two adjacent bond is called TS। TS बढ़ेगा, स्टेबिलिटी घटेगी। बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड टू एडजेसेंट बॉन्ड, वो बॉन्ड किसका होगा? तो ऑब्वियसली दो डिफरेंट प्लेन का होगा। निकलिए सारे लोग हाँ या ना? Yes, sir. आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।